हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपी आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए ठीक है थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। तो आज के उसी क्रम में आज मेरा 8वां पार्ट है। इसके पहले हमने आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट खत्म कर दिया। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट को हमने अच्छे से पढ़ा के खत्म किया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारा डिजिटल वाला पार्ट देख लें, वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और यूपी आर्मिनल के लिए, या आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, डीएमआरसी, लखनऊ मेट्रो, नोएडा मेट्रो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां आपका ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, तो आपके लिए वो सभी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम वेटेज होता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है हर एग्ज़ाम में, लेकिन थोड़ा यहाँ पे क्योंकि यूपी आर्मिनल में थोड़ा इलेक्ट्रिकल का पार्ट आ गया है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि यूपी आर्मिनल काम ही ऐसा है, आप जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे डिजिटल ना पूछ के थोड़ा बहुत उसका जो वेटेज है थोड़ा बहुत कम कर दिया है। बाकी आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करोगे तो आपको वहाँ पर डिजिटल का पार्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो हमने डिजिटल को कॉम्बिनेशनल ख़त्म किया है। अभी सिक्वेंशियल में हमको बाकी है क्या, सिक्वेंशियल हमारा फ्लिप फ्लॉप बाकी है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के अलावा हमारा काउंटर बाकी है और इसके अलावा हमारा रजिस्टर बाकी है। तो इन तीनों चीज़ को मैं अल्टरनेट ले लूँगा। जैसे आज मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास आज में इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की, तो ऐसे कल के डेट में मैं आपको ठीक है डिजिटल का मैं आपको ले सकता हूँ, फ्लिप फ्लॉप ले सकता हूँ या काउंटर ले सकता हूँ। मतलब जो पार्ट बचा है ऐसा नहीं कि मैं डिजिटल को आधे में छोड़ दूंगा, डिजिटल को मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो अल्टरनेट क्लास देके 1 या 2 दिन में डिजिटल को पूरा ख़त्म कर देंगे। बात करते हैं दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की। ठीक है, जिन स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स के हैं वो ITI कर रहे हैं, ITI फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है थ्योरी की। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में दोस्तों पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, आप जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट होता है कि किसी भी चीज़ की अगर हमको मेजर करना है, अगर हमको वोल्टेज मापना है या करंट मापनी है या पावर मापना है या पावर फैक्टर को मापना है, तो उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट को जानने से पहले दोस्तों उसके बारे में उसके एनालिसिस करते हैं। तो उसमें क्या है कि हम पहले हम जान लें कि इंस्ट्रूमेंट में एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि एरर क्या होती है इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, इसके अलावा हम जानेंगे उसके बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी, जो उसकी शब्दावलियाँ होती हैं, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है। ठीक है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक को हम शुरुआत करने से पहले ठीक है हम आपसे कहेंगे यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, आप देखिए क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इसमें क्या है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, मैथमेटिकल भी है और इसके अलावा थोड़ा थ्योरी भी है। तो थ्योरी को आपको समझना है और उसे रटना है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी को होता है कि डायरेक्ट जो है थ्योरी से ही क्वेश्चन उठा लेता है, आपको ऐसे थ्योरी लिख देगा, स्टेटमेंट लिख देगा, पूछ लेगा कि स्टेटमेंट किस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से हर एक स्टेटमेंट को समझना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, आप इस इंस्ट्रूमेंट से आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, हम आपको बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट कराएंगे, एक भी चीज़ आपको हम छोड़ेंगे नहीं। तो पहले हम पूरा ओवरव्यू देखते हैं। ठीक है, ओवरव्यू आइए हम चेक करते हैं कि क्या क्या है इंस्ट्रूमेंट में और इसे हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन करते हैं। दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसको दोस्तों देखिए हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सेकेंड पार्ट में हमारा क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा क्या रहेगा, हमारा रहेगा इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो इसे 3 टॉपिक में हम पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटी और लास्ट में रहेगा हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन। अब आइए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल में हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में हम पढ़ेंगे क्या, वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, करंट को मापने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पावर को मापने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पावर फैक्टर मीटर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर को हम पढ़ेंगे, एनर्जी मीटर, पोटेंशियोमीटर एंड ब्रिज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे ब्रिज हैं उन सारे ब्रिज के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, डायरेक्ट ब्रिज का नाम दे देता है, वो आपसे पूछ लेता है कि ये ब्रिज क्या मेजर करता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रिज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो हम ब्रिज को भी अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमको करना क्या है कि यहाँ पे हमको क्या करना है कि
हर कंपोनेंट के बारे में, ठीक है, हर कंपोनेंट के बारे में। जैसे कि हमारा वोल्ट मीटर है, तो इस वोल्ट मीटर के बारे में क्या पढ़ेंगे, इसके प्रिंसिपल को जानेंगे, इसको हम सर्किट में कैसे प्रयोग करते हैं, ये मेजर कैसे करता है, ठीक है, तो इसकी वर्किंग और इसके प्रिंसिपल और इसी में 2-4 न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यही पढ़ना है, इसके फार्मूले को जानना है, फार्मूले के बाद इस पे फार्मूले पे 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है, बस यही इतना करना है, ठीक है। तो इस सबको हम बहुत अच्छे से करेंगे, हर एक चीज़ आपको, क्योंकि देखिए जो एग्जाम में आता है आपको नहीं दे देगा कि आप इसका डेरिवेशन बताओ, फार्मूला आया तो फार्मूला कहाँ से आया, ये सब चीज़ें नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें पूछी जाती थी कहाँ पे, जब आप ITI कर रहे होते थे, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तब वहाँ पे। लेकिन आजकल ITI का एग्ज़ाम क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हम आपको बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे उठाता है, ठीक है, इस चीज़ को हम आपको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट की। तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में हमारा क्या है कि हम CRO की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है CRO, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। CRO को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ आपको समझाते हुए चलेंगे CRO को, ठीक है। इसके अलावा हम डिजिटल मीटर की बात करेंगे, जितने टाइप हमारे डिजिटल मीटर होते हैं उनको हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारा क्यू मीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्यू मीटर से 2 से 3 क्वेश्चन बनता है कि पहले बात तो किस प्रिंसिपल से कार्य करता है, ये पूछ लेता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। इसके अलावा हमारा क्या है, हम एरर एनालिसिस की बात करेंगे, जो कि आज का मेरा टॉपिक है, क्या, एरर एनालिसिस, ठीक है। तो हम आज एरर एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा बात करते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हम क्या पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करेंगे हम ट्रांसड्यूसर की, ठीक है। ट्रांसड्यूसर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, तो हम ट्रांसड्यूसर को इंस्ट्रूमेंटेशन के तहत पढ़ेंगे लास्ट में, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों एरर एनालिसिस। इसके पहले दोस्तों एक डाउट था कल, ठीक है, इसके पहले वीडियो मैंने पढ़ाया था कार्नाफ मैप, ठीक है। तो उसमें एक विनय आर्य जी हैं, तो उनका कहना था सर कार्नाफ मैप समझ में नहीं आया, ठीक है। दोस्तों हम आगे पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कार्नाफ मैप का लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जो कार्नाफ मैप में प्रॉब्लम थी, ठीक है, मैं उसे आज बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी मैंने जो आपको कार्नाफ मैप के काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपको बताया भी था कि कैसे क्या करना है। अगर कहीं से थोड़ा बहुत समझ में ना आया हो तो उस चीज़ को आज आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ कार्नाफ मैप को। देखिए दोस्तों, अगर कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमको कार्नाफ मैप के माध्यम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमने बताया था कार्नाफ मैप जो होता है हमारा, वो ग्रे कोड पर कार्य करता है। पहला क्वेश्चन एग्जामिनर का कि कार्नाफ मैप में हम किस कोड का प्रयोग करते हैं, तो कार्नाफ मैप में हम ग्रे कोड का प्रयोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम जो कार्नाफ मैप के टेबल बनाते हैं, ये टेबल बनती कैसे है, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सर टेबल बनती कैसे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों देखिए, अगर मेरा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, अगर फंक्शन हमारा 2 बिट का होगा, तो मैंने बताया था टेबल बनाने के लिए, अगर 2 बिट का फंक्शन होगा तो 2 पावर 2 इक्वल टू उसके 4 टेबल बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि यदि 3 बिट का फंक्शन होगा तो 2 पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। जैसे मैं निकालता था बाइनरी, वहाँ पे अगर 3 बिट लेते थे तो उसके 8 कॉम्बिनेशन बनते थे, तो वैसे हमारे इसके भी 8 पार्ट बनेंगे, ठीक है, 8 भाग बनेंगे इसके भी। अगर 4 बिट का फंक्शन है तो उसके भी कितने बनेंगे, 4 पार्ट, 4 का 2 पावर 4 लेंगे तो 16 पार्ट बनेंगे उसके, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होता है कि हम इसको लिखते कैसे ना, हमने ए बार बी बार तो लिख दिया, लेकिन ये आया कैसे। तो मैंने बताया था कि जो हमारा एक कार्नाफ मैप है, ये 2 प्रकार के कार्य करता है, एक तो मेन टर्म पर और एक मैच टर्म पर। तो मैच टर्म का प्रयोग बहुत कम करते हैं, हम ज़्यादातर प्रयोग करते हैं मेन टर्म का। तो मेन टर्म हमारा क्या होता है हमारा सॉप। तो मैंने बताया था सॉप को क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं उसे, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता है उसमें मैंने बताया था कि कोई जीरो होता है तो उसको हमको लिखना होता है। अगर कोई एक इनपुट है उसका मान 0 है तो इसको हम लिखते हैं क्या, ए बार से। अगर कोई एक इनपुट ए है उसका मान 0 है तो अगर उसको हम प्रदर्शित करेंगे सॉप फॉर्म में, जब सॉप फॉर्म में उसे प्रदर्शित करेंगे तो उसे हम 0 को ए बार के रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके अलावा यदि 1 है, ठीक है, जब 1 है तो 1 को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो 1 को हम प्रदर्शित करते हैं उसी मूल नंबर से, ठीक है। अगर कोई एक इनपुट ए है
उसका मान हमारा 1 मिल रहा है, मतलब हाई मिल रहा है, तो उसका जो हम प्रदर्शित करेंगे सॉफ्ट फॉर्म में, उसके उसी मूल वेरिएबल या ओरिजिनल वेरिएबल से हम प्रदर्शित करते हैं। ये रही चीज़ें, ठीक है। बाकी हम जो लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि जैसे हम जो 2 इनपुट लेते थे A B, उसमें क्या होता है 0 1 0 0, ठीक है। तो इसी को हम लिख देते हैं कि 0 1 को क्या लिखते हैं A बार B, और 0 0 क्या लिखते हैं A बार B बार, ठीक है। मैं तो आपको ऐसे लिख दिया, बाकी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? 0 0 0 1, क्योंकि देखिए दोस्तों चलता किस में, ग्रे कोड में चलता है, तो इसीलिए 3 पहले आ जाएगा 2 बाद में, ठीक है। तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है, ये हो गया। ऐसे हम नीचे भी लिखते हैं 0 0 1 0 1 1 और 0 1, तो ऐसे लिखते हैं। अब देखिए इसमें हमने क्या लिखा है, 0 0 को क्या लिख सकते हैं हम, C बार D बार कर सकते हैं। और इसमें देखिए C वाला टर्म 0 है तो इसको C बार कर दिए, और D वाला टर्म 1 है तो इसको ऐसे लिख दिए C बार D। अब देखिए इसमें दोनों 1 है तो इसको ऐसे हमने लिख दिया C और D, और 1 0 है तो C और D बार, ठीक है। अब इन्हीं को अगर हम लिए, मान चलिए कि अगर मैं लेता हूँ कि आप कहते हैं ग्रे कोड पर कार्य करता है, तो ग्रे कोड क्या होता है कि ग्रे कोड जानते हैं कि ओनली एक बिट चेंज होती है। क्या होती है? एक बिट चेंज होती है। अगर हमको मान लिखना है, अगर मान चलो कि हम 0 होता है, क्योंकि 0 से लेकर 15 तक होता है हेक्साडेसिमल में, क्योंकि अगर ये 4 वेरिएबल है तो इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 16 बनेंगे, तो 16 कॉम्बिनेशन में कितने होंगे, 0 से लेकर 15 के बीच में नंबर होंगे। 0 से लेकर 15 के बीच में नंबर होंगे तो मान चलता हूँ पहले 0 की हम बाइनरी लिखता हूँ, ग्रे कोड जो होगा 0 का हमारा, तो क्या लिखेंगे कि इधर से भी 0 0 मिल रहा है हमको, ये हमारा 0 वाला कॉलम है ना, तो 0 की हम बाइनरी लिखने जाएंगे, ग्रे कोड 0 का लिखने जाएंगे, तो 0 0 इधर से मिला, 0 0 मिला, और ऊपर से भी हमको क्या मिल गया, 0 0 मिल गया। ये तो हमारा 0 का हो गया। अब हम बात करते हैं 1 की, तो देखिए इधर से हमको क्या मिल रहा है 0 0, ठीक है, इधर से हमको मिला 0 0, और ऊपर से क्या मिल गया 0 1। अब देखिए मैंने बताया था कि ओनली 1 बिट चेंज होता है, ऊपर क्या था 0 0 था, नीचे यहाँ क्या हुआ 1 बिट का चेंज हो गया, 0 से क्या हो गई 1 हो गई, बाकी सारी बिटें वैसी हैं। तो ग्रे इसीलिए वो ग्रे कोड पर कार्य करता है कि इसमें ओनली 1 बिट का चेंज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी, ठीक है, तो इसमें क्या लिया हमको 0 0, ऊपर से क्या मिल गया 1 1, ठीक है। अब देखिए 1 तो 1 ऐसे आया, फिर 0 से क्या हो गया 0 से 1 हुआ, ओनली एक ही बिट चेंज हुई ना, तो इसीलिए हमारा काम करता है कि ग्रे कोड पर भी काम करता है। हमारा जो कार्य मैप होता है वो ग्रे कोड पे कार्य करता है। बाकी मैंने आपको बताया था कि ऑक्टेट क्या होता है, मैंने आपको बना के बताया था। क्वाड क्या होता है उसको भी हमको समझाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने पेयर बताया था कि सिंगल टर्म कैसे बनता है। इसके अलावा मैंने आपको रिडंडेंट या रिमूव रिडंडेंट के बारे में बताया था, या जिसे बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन, उसका प्रयोग कब करना है। हमने बताया था डोंट केयर कंडीशन का, हम अगर सिंगल पेयर होता है तो उसको हम सिंगल पेयर नहीं बनाते हैं, लेकिन यदि उसको लेने से अगर हमारा कोई डबल का पेयर बन जाएगा तो इसको हम यूज कर लेंगे, ठीक है। तो डोंट केयर कंडीशन मतलब वही होता है कि जहाँ से मेरा काम हो जाएगा वहाँ पर उसको हम प्रयोग करेंगे। अगर हमारा काम अगर इससे को लेने से नहीं हो रहा है तो इसको भी हम छोड़ भी सकते हैं। अगर इसको लेने से हमारा 2 का पेयर बनेगा तो हम ले लेंगे, अगर इसको लेने से हमारा 3 का पेयर 4 का पेयर बन रहा है तब भी इसको हम ऐसे 4 के पेयर में काउंट कर लेंगे। अगर सिंगल अकेला कहीं पड़ा हुआ है तो इसको हम अकेले नहीं लेंगे। तो डोंट केयर कंडीशन को हम क्रॉस से भी प्रदर्शित करते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं इस फंक्शन की, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि ABCD चारों एक बिट का एक फंक्शन है, ये हमको दिया हुआ है। हमने बताया था आपको यदि सिग्मा दिया होगा तो सॉफ्ट फॉर्म में होगा, अगर यहीं आगे पाई लगा होता तो पाई लगा होता क्या होता है वो पास फॉर्म में हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ सम में हो जाता है, ठीक है। तुम्हारा शॉप है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, ठीक है। तो लेकिन हमारा क्या है शॉप में दिया हुआ है, तो शॉप में दिया हुआ तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो लिखने का तरीका हमने बताया था यही है। इसको क्या है कि लिखते कैसे हम 0 1, इधर जाता है 2, इधर आता है 3, फिर लिखते हैं क्या 4 5, इधर जाता है 6, ये आता है 7, फिर नीचे से लिखते हैं 8 9, ये होता है 10, इधर होता है 11, फिर बीच में स्टार्ट करते हैं 12 13, फिर इधर जाता है 15 और ये आता है हमारा, ठीक है, इधर आता है 14, इधर आता है 15। तो ऐसे लिखने का तरीका होता है, ठीक है।
अब इसमें बात करते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है, हमने बताया था कि ये जो दिया ये हमारे आउटपुट के फंक्शन है, ठीक है। हमको क्या मिला हुआ है, आउटपुट के नंबर मिले हैं। तो हमने बताया था कि सॉफ्ट फॉर्म में से ओनली वन जिनकी आउटपुट हाई होती है उन्हीं को हम लिखते हैं, बाकी जीरो वालों को हम छोड़ देते थे। अगर हमने कहा कि ऐसे ऐसे हमको लिखना था, इस फंक्शन को हमको आउटपुट का इक्वेशन हमको लिखनी होती थी सॉफ्ट फॉर्म में, तो हम जो वन होता था उसी को लिखते थे, जो जीरो होता था उसको हम छोड़ देते थे। तो मतलब जो हमको फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन में ये सब क्या है, वन वाले वैल्यू लिखे गए हैं, ठीक है। वन में हमको क्या है, वन जीरो पे हमारा हाई में, तो आउटपुट हमको जीरो मिल रहा है। वन पे भी हमको आउटपुट मिल रहा है, टू पे मिल रहा है, थ्री बीच में नहीं है मतलब जीरो था तो उसको मैंने छोड़ दिया है। फिर चार पे हमको मिल रहा है, पाँच पे मिल रहा है, छः भी नहीं मिल रहा क्योंकि छः भी हमारा जीरो है। मतलब वही टर्म लिखे गए हैं जिस पे हमको आउटपुट मिल रही है। तो इन्हीं टर्म को अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में लिखते, ठीक है, तो लिखते तो आप लिख लेते, लेकिन क्या होता था कि हमको उस बाइनरी को भी सॉल्व करना पड़ता, उस बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करना पड़ता। तो उस को सॉल्व करने के लिए कार्नोग मैप का ही प्रयोग करते हैं। वो जो बूलियन एक्सप्रेशन हमको मिलती है, उस बूलियन एक्सप्रेशन को हमको सॉल्व करने के लिए या लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए ही हम बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग करते हैं और कार्नोग मैप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कार्नोग मैप को। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जीरो के लिए हमने क्या किया, हाई कर दिया। वन के लिए भी हमने हाई कर दिया। फिर टू के लिए हमने हाई कर दिया। थ्री है नहीं, थ्री को हमने छोड़ दिया, इसको मान को जीरो कर दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा फोर के लिए हाई है, फाइव भी हाई है, सिक्स है नहीं, छोड़ दिया। सेवन के लिए हमने हाई कर दिया। फिर हमने देखा एट नहीं है, एट को हमने छोड़ दिया। नाइन के लिए है, नाइन को हमने हाई किया। फिर टेन है, टेन को हमने हाई किया। इलेवन नहीं है, इलेवन वाला कॉलम छोड़ दिया। फिर हमने देखा ट्वेल्व, ट्वेल्व यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्वेल्व को हमने वन किया। फिर देखिए ट्वेल्व बाद थर्टीन भी नहीं है, छोड़ दिया। फोर्टीन नहीं है, छोड़ दिया। फिफ्टीन को मैंने हाई किया, ठीक है। अब ये हमको मिल गया। अब हमने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, पहले आपको ढूंढना है कि ऑक्टेट क्या कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो 8 का मिल जाए। तो हम देख रहे हैं कि 8 का तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको 4 का मिल रहा है। तो क्या करेंगे, पहले हम 4 की पेयरिंग करेंगे। हमने 4 की पेयरिंग कर ली। अब इसके बाद देखते हैं कि और क्या मिल रहा है। इसके बाद देख रहे हैं कि हमको अब डबल की पेयरिंग मिल रही है। तो डबल को करके देखिए, हमने इसको ऐसे यहाँ से किया, ठीक है। दोस्तों ये भी एक चीज़ याद रखना कि हमको प्रयास करना है कि ओवरलैपिंग कम हो, ठीक है। अगर आप ओवरलैपिंग ज़्यादा करोगे तो हमको जो बूलियन एक्सप्रेशन प्राप्त होगी वो अच्छी से नहीं मिलेगी, उससे हमको फिर से साफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ओवरलैपिंग को भी आपको बचाना है। तो अगर देखिए, अगर इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना था, ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने 4 की ग्रुपिंग की। अब चाहते तो तुम इधर से भी कर सकते थे, लेकिन इधर से करते तो फिर हमको इधर से भी करना पड़ता क्योंकि ये वाला छूटता। तो क्या यहाँ पे ओवरलैपिंग 2 बार हो जा रही थी। तो हमको इस ओवरलैपिंग से बचना है। तो इस ओवरलैपिंग से बचना है तो हम क्या करेंगे, इसकी 4 की तो ग्रुपिंग करेंगे। 4 की ग्रुप करने के बाद फिर इसको इसके साथ कर देंगे, ठीक है। हम इसको इसके साथ नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या करना है कि हमको जितने वेरिएबल हैं इसमें वो सारे प्रयोग करने हैं, ठीक है। अगर एक बार प्रयोग हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, दोबारा उसे प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते थे यहाँ सिंगल टर्म बच रहा था, तो सिंगल टर्म का प्रयोग करते तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लगता, लेकिन बगल पड़ोस में देख रहे हैं, पड़ोस से ओवरलैपिंग करने से मेरा काम बन जा रहा है, जिसको पड़ोस से ओवरलैपिंग कर लिए, ठीक है। लेकिन देखिए अब इधर देखिए, अब इधर एक सिंगल टर्म बचा हुआ है, इधर एक सिंगल टर्म बचा हुआ था। तो हमने बताया था कि सिंगल टर्म को देखिए इधर से भी मिल रहा है हमको, इधर से, तो हाफ पेयरिंग करेंगे। जब हाफ पेयरिंग करेंगे तो हाफ से भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए अब एक सिंगल बच गया। अब इसकी पेयरिंग कहीं जुगाड़ नहीं बन रहा है, ना इधर से ओवरलैपिंग हो पा रही, ना इधर से ओवर हो पा रही। तो इसको हम सिंगल पेयर बना लेंगे, सिंगल टर्म का, ठीक है। ये तो रहा हमारी क्या पेयरिंग बनाने का तरीका। अब लिखते कैसे हैं, अब ये देखना है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले हम 4 के बारे में देखते हैं। तो 4 में क्या है कि हम देखते हैं कि 4 का एरिया कहाँ तक जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ तक जा रहा है, 2 नीचे जा रहा है और 2 ऊपर, मतलब 2 हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, 2 वर्टिकल में जा रहा है। तो अब जो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक देखते हैं कौन, यहाँ तक हमको ये 2 चीज़ें मिल रही हैं। अब इन्हीं 2 टर्म को लिखना है। अब लिखने के लिए क्या देखेंगे, देखेंगे इनमें से कॉमन क्या मिल रहा है, ठीक है। एक चीज़ आपको हम समझा दूँ, अगर आपको मैं इसलिए क्योंकि यहाँ शॉर्ट हो जाता था, बाकी लिखने का तरीका ये भी है कि आप ऐसे लिखिए ए बार बी बार प्लस ए बार बी। हम इसको ऐसे लिखते हैं। जब आपको ऐसे लिखेंगे तो इसको फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा, देख रहे हैं ए बार यहाँ भी, ए बार यहाँ भी, हमने ए बार यहाँ से कॉमन लिया। जब ए बार हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, बी बार प्लस बी बचा।
हम जानते हैं बी बार प्लस बी का मान 1 होता है, तो क्या मिलेगा हमको ए बार इंटू 1 इक्वल टू वही। इतनी चीज़ें सॉल्व करनी पड़ती। तो इसी को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ देख लेते हैं कि इनमें से जो कॉमन होता है उसी को हम ले लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ए बार कॉमन है, तो हमने ले लिया यहाँ से ए बार, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं कि ऊपर दोनों में क्या कॉमन है। हमको ऊपर दोनों में दिख रहा है सी बार कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर डी बार है, यहाँ पर डी है, तो कॉमन मिलेगा नहीं। तो हमको कॉमन क्या मिल रहा है, सी बार, तो हमने ए बार सी बार ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये तो रहा 4 पेयर के लिए। अब इन देखते हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है, जो नीचे 2 का पेयर है। अब देख रहे हैं कि दो में क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं। अब इसमें ए बार है, ए है, तो इसमें कॉमन मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ देख रहे हैं इधर बी भी है, इधर बी भी है, तो हमको क्या मिल गया, इधर से बी मिल गया। अब देखते हैं कि ए ऊपर सिर्फ एक ही रो में है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिला, जो कुछ कॉमन नहीं मिला तो इसी को पूरा लिख लेंगे। तो बी सी बार डी बार, तो मैंने यहाँ पर लिखा बी सी बार ए बार सी बार, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं अब इसकी हम तीसरे वाले की, ये भी डबल पेयर में है, तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। इन दोनों में देख रहे हैं कि क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो हमने बी को ऐसे लिखा। अब किस में है, ओनली ऊपर देख रहे हैं ओनली सिंगल सी और डी में है, कुछ कॉमन नहीं मिला, सी और डी ऐसे लिख लेंगे, ये वाला टर्म मिल गया। अब आ जाते हैं इसके लास्ट में कि ये जो हाफ पेयरिंग है, ये हाफ पेयरिंग किन किन के बीच में वो हमको देखते हैं, कौन से कॉलम में कौन से रो में है, वही चीज़ हम देखते हैं। तो अब देख रहे हैं कि हाफ पेयरिंग हमारी इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, हम देख रहे हैं कि इसमें बी बार कॉमन मिल रहा है, तो हमने बी बार ऐसे लिख लिया। अब एक किस रो में है, ये है सी और डी बार में है, तो सी और डी बार हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब लास्ट में आ जाइए, हमारा क्या बचा, सिंगल टर्म वाला बचा। अब सिंगल टर्म देखते हैं किस किस रो में है और किस कॉलम में है, तो हम देख रहे हैं इधर है और इधर है, कॉमन दोनों में कुछ नहीं है क्योंकि सिंगल सिंगल है, तो हम सिंगल सिंगल ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ए बी बार और सी बार डी। अब देखिए जो हमको ये लॉजिक एक्सप्रेशन मिली, क्या देखिए सॉल्व हो पा रही है, हमको तो नहीं लगता कि कहीं से सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए कि जो हमारा जो कार्नोफ मैप होता है वो एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म ही देता है बूलियन एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब इसी सर्किट को हम गेट के माध्यम से हम बना सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आज आपको कार्नोफ मैप समझ में आया होगा, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। दोस्तों क्या आ गए हम इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट पे, ठीक है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट है। उसमें हमने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे क्या, एरर एनालिसिस की बात करेंगे, ठीक है। तो एरर एनालिसिस में पहले हम जानते हैं एरर क्या होती है। तो एरर दोस्तों क्या होती है कि अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारी होती है एरर, ठीक है। जैसे क्या है कि हमारी एक ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू मतलब क्या है, जो हमारा एक एग्जैक्ट मान है। अगर मान चलो कि हमारा 2 वोल्ट हमको मेजर करना है, मतलब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमको 2 वोल्ट देता है, ठीक है। और हमको मेजर करना है, हम मेजर करते हैं तो हमको कितना मिलता है, 1.9 वोल्ट मिलता है। कितना मिला, 1.9 वोल्ट मिला। तो हम 2 में से अगर 1.9 को घटाएंगे तो 0.1, मतलब 0.1 वोल्ट क्या मिली हमको, एरर मिली, ठीक है। तो हमारी जो हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू तो हमारी 2 वोल्ट की है, तो हमको 2 वोल्ट नहीं मिल रहा है, हमको मेजर करने से कितना मिल रहा है, 1.9 वोल्ट। जब हमको मेजर करने के बाद 1.9 वोल्ट मिल रहा है तो इसके बीच जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना है, 0.1 का आया, तो 0.1 ही क्या है, वही इंस्ट्रूमेंट की एरर है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि एरर आपको समझ में आई होगी। तो एरर क्या होती है कि जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, मतलब जो हमारी वास्तविक मान होता है और जो हमको मापने पर जो हमको रीडिंग में जो वैल्यू मिलती है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है, एरर होता है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, ठीक है। एरर की परिभाषा क्या है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान बोले तो ट्रू वैल्यू व मापे गए मान मेजर्ड वैल्यू का जो अंतर होता है वह अंतर ही त्रुटि कहलाती है। त्रुटि बोले तो एरर, ठीक है। दोस्तों हमने प्रयास किया है आपको हिंदी में लाने के लिए, क्योंकि हिंदी का टॉपिक जल्दी से मिलता नहीं, बहुत ढूंढ कर मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है। हमने एक बुक मंगाई थी लेकिन उस बुक पर कंटेंट हमको अच्छे नहीं लगे, ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों भी लॉकडाउन की वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही है और बुकों की, तो मैंने एक बुक और मंगाई थी लेकिन वो आ नहीं पा रही है अभी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बहुत कुछ ढूंढ कर मैं कहीं से आपके लिए जो ढूंढा हूँ, एक एक पॉइंट को मैं लेके आया हूँ
मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपको हर चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो एरर का फार्मूला भी दोस्तों आप देख लीजिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो एरर को हम कैसे ज्ञात करेंगे, एरर इक्वल टू क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। एरर क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो एरर हमारी क्या हो सकती है, एरर हमारी पॉजिटिव में भी हो सकती है और निगेटिव में हो सकती है। पॉजिटिव में कैसे होगी, ठीक है, पॉजिटिव में कैसे होगी और निगेटिव में कैसे होगी, ये आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे क्या है कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है या जो हमारी ट्रू वैल्यू है 1 है, हम माप रहे हैं कितना 1.1, ठीक है। जब हमने मेजर्ड वैल्यू की कितनी, मेजर्ड वैल्यू में कितनी 1.1 आई, वास्तविक कितनी है 1 है। तो हमको क्या हुआ कि हमको पॉजिटिव में कितनी एरर मिल रही है 1 की, ठीक है। इसके अलावा 1 है, हम 0.9 माप रहे हैं, तो हमको निगेटिव में एरर कितनी मिल रही है -1 की। तो यह है पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब अगर हम ट्रू वैल्यू से अगर मैक्सिमम वैल्यू पे जा रहे हैं तो हमको अधिकतम एरर मिल रही है, अगर उससे कम में जा रहे हैं तो मिनिमम एरर मिल रही है, निगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो एरर हमारी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। तो एरर का जो हमारा फार्मूला है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब आइए देखते हैं एरर के बारे में, एरर कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उन चीज़ों को हम समझते हैं दोस्तों। एरर, ठीक है, जो हमारी एरर होती है वो एरर हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, ग्रास एरर होती है, जिसे हिंदी में बोलते हैं शकल एरर, ठीक है, या शकल त्रुटि। इसके अलावा होती है सिस्टमेटिक एरर, जिसे बोलते हैं व्यवस्थित एरर, मतलब वो ना कि किसी काम को अगर हम सिस्टमेटिक ढंग से करें, व्यवस्थित रूप से करें तो उसमें कोई एरर नहीं आ सकती। तो इसलिए इस सिस्टमेटिक एरर को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे बोला जाता है जीरो एरर या शून्य त्रुटि। तो सिस्टमेटिक एरर को हम जीरो एरर भी बोलते हैं और शून्य त्रुटि भी बोलते हैं। अगर इसे सिस्टमेटिक ढंग से किया जाए, एक व्यवस्थित तरीके से किया जाए, तो ये एरर आने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या हमारा रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर में क्या होता है कि लार्ज सैंपल डाटा, इसमें बहुत अधिक सैंपल की ज़रूरत होती है। मान चलिए किसी लैब में हम 50 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, और हमको क्या करना है, वोल्ट मीटर के माध्यम से वोल्टेज को मेजर करना है, ठीक है। तो मेजर कर रहे हैं, तो उसमें जो लार्ज सैंपल डाटा जो 50 लोग की जो रीडिंग आएगी, ऐसा नहीं है कि रीडिंग सबकी समान ही आएगी, ठीक है। हो सकता है कि आप मेजर कर रहे हो 4.5 वोल्ट, उसी में कोई माप रहा है 4.49 वोल्ट, ठीक है, उसी में कोई माप रहा है 4.8 वोल्ट, और किसी ने मापा ओनली 4 वोल्ट। तो ये जो रीडिंग आ रही है, जब 50 लोग अगर एक लैब में आप बैठे हो, तो सबकी रीडिंग एक समान नहीं आएगी। जब ये रीडिंग आएगी सबकी, तो इसी सबकी रीडिंग का जब हम औसत ले लेंगे, जब हम एवरेज ले लेंगे, तो उसी एवरेज को हम बोलेंगे क्या, रैंडम एरर, ठीक है। तो मतलब जो लार्ज सैंपल ऑफ डाटा जो होता है, जो उसमें जो मैक्सिमम लोगों का जो रीडिंग मिलती है, तो हमको एक एग्जैक्ट रीडिंग निकालने के लिए तो बीच का हम एवरेज ले लेते हैं। जब हम एवरेज ले लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, वो रैंडम एरर के अंतर्गत आएगी। तो क्रॉस एरर क्या होती है दोस्तों, क्रॉस एरर जो होती है ह्यूमन मिस्टेक के कारण होती है, ठीक है। यदि एक इंस्ट्रूमेंट को हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करने में हमसे जो गलतियाँ होती हैं वो आती है क्रॉस एरर के अंतर्गत। बाकी हम बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की। तो सिस्टमेटिक एरर को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं, ठीक है। कौन कौन सी एरर हमारी, पहली एरर हमारी क्या है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर है। दूसरी हमारी क्या है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एरर है दोस्तों पहली, उसके बाद दूसरी हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तीसरी हमारी क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल एरर, या इसी को बोलते हैं पैरालॉक्स एरर, ठीक है। अभी हम आपको आगे हम बताएंगे, आपको एक एक चीज़ के बारे में डिफिनेशन जानेंगे, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन अभी यहाँ आप समझने का प्रयास करें थोड़ा बहुत, ठीक है। तो क्या होता है कि दोस्तों यहीं से एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, वो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। वो आपसे पूछ लेता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर किस एरर के अंतर्गत आती है, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा क्रॉस एरर, रैंडम एरर, या सिस्टमेटिक एरर, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर किसके अंतर्गत आती है, सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि ऑब्जर्वेशनल एरर किसके अंतर्गत आती है, तो ऑब्जर्वेशनल एरर भी हमारी किसके अंदर आएगी, वो सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आएगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे क्या है, इंस्ट्रूमेंटल एरर या इन्वायरमेंटल एरर, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल एरर जैसे बोलते हैं पर्यावरणीय त्रुटि, ठीक है, जो पर्यावरण के कारण जो त्रुटि होती है, तो वो त्रुटि किसके अंतर्गत आती है, वो आती है हमारे सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत।
तो इस सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। यही जो 3 क्वेश्चन बन गए आपको याद रखना है कि अगर इन्वायरमेंटल एरर पूछेगा किसके अंतर्गत आती है तो आपको बताना सर सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है। यदि पूछेगा आपसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर किसी के अंदर आती है तो इंस्ट्रूमेंटल भी सिस्टमेटिक एरर में आती है। यदि बात करेंगे ऑब्जर्वेशनल एरर की तो भी हमारी सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल कैसी एरर होती क्या है? तो इन्वायरमेंटल होती है क्या दोस्तों कि अगर कोई लैब में आप बैठे हो, वहाँ का टेम्परेचर अधिक है, वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है या चुंबकीय शक्ति का कोई असर पड़ रहा है, वहाँ पे चुंबकीय आकर्षण पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों के कारण या आर्द्रता बहुत अधिक है तो उसके कारण जो एरर होती है वो हमारी क्या कहलाती है? पर्यावरणीय एरर। टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, मैग्नेटिक या आपकी आर्द्रता के कारण जो एरर होती है वो एरर हमारी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। सॉरी दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं, इन्वायरमेंटल एरर होती है। ठीक है, बात करते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट। ठीक है, ये लोडिंग इफेक्ट के कारण जो एरर होती है वो होती है हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? लोडिंग इफेक्ट को दोस्तों हम समझाते हैं आपको कि लोडिंग इफेक्ट क्या होता है कि अगर किसी सर्किट में हमको वोल्टेज को वोल्ट मीटर के माध्यम से मेजर करना है, ठीक है, और वोल्ट मीटर को और लोड का वोल्टेज मेजर करना है हमको वोल्ट मीटर के माध्यम से। ठीक है, जब हम लोड के क्रॉस हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं, ठीक है, यदि हमारे वोल्ट मीटर की जो एक्यूरेसी है, अगर एक्यूरेसी लो है, अगर हमारे वोल्ट मीटर की एक्यूरेसी लो है, जब एक्यूरेसी हमारी लो होगी तो क्या होगा कि हमारा जो वोल्ट मीटर होगा एज ए लोड के एक क्रॉस हो लोड के रूप में कार्य करने लगेगा, तो वही हमारी क्या कहलाएगी? लोडिंग इफेक्ट। तो हमारी जो रीडिंग आएगी, जो हमको आइडियल रीडिंग मिलनी चाहिए, वो हमको आइडियल रीडिंग मिल नहीं पाएगी। तो वही क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आता है। इसे जब आगे पढ़ेंगे हम लोडिंग इफेक्ट को आगे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इस चीज़ों देखिए अभी तो ओवरव्यू है। ठीक है, अभी ये चीज़ें आगे आपको डिटेल में मिलेंगी, जब डिटेल मिलेंगी तो आप उसे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या कि ऑब्जर्वेशनल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर को हम पैरालैक्स एरर भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर क्या होती है? ये ऑब्जर्वेशनल एरर में ये होता है कि हमने क्या देखा कि काम कर रहे हैं, तो आदमी क्या होता है काम करते करते थकान महसूस हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि आप काम कर रहे हो, कोई यूनिट का आप रिपेयर कर रहे हो, और यूनिट में बार बार आप उसमें फेल हो जा रहे हो नहीं पा रही। तो क्या होता है कि जब आप कभी कभी होता है ना कि आप टेस्टिंग होती है, आप काफ़ी लंबी टेस्टिंग मिल गई आपको, आप 2 घंटे 3 घंटे की टेस्टिंग है आप कर रहे हो, आपको थकान महसूस हो गई, तो उसमें क्या होता है उस टाइम कि आप जो रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हो, मान चलो कि आपने मल्टीमीटर में देखा रीडिंग कितनी है, 1.1 ओम की है, आप देख रहे हो 1.1 ओम, लेकिन बुक में लिख क्या रहे हो 1.2 ओम या 1.11 ओम। ठीक है, तो जो ये एरर आएगी मतलब वही एरर हमारी क्या कहलाती है? ऑब्जर्वेशनल एरर। हम देख कुछ रहे हैं, ऑब्जर्व कुछ रहे हैं, और हम रीडिंग में लिख कुछ रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो हमारी एरर आएगी वो एरर हमारी क्या कहलाएगी? ऑब्जर्वेशनल एरर। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम सभी एरर के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, एरर कैसी होती है, क्या होती है, इन सब के बारे में हम उनकी डिफिनीशन जानते हैं एक एक एरर की। दोस्तों यदि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देखिए जितने लोग हो, अगर सभी लोग इस वीडियो को अगर अपने अपने 2-2 ग्रुप में या 3-3 ग्रुप में शेयर करोगे, अगर हर कैंडिडेट 2 से 4 कैंडिडेट के पास भेजेगा, ठीक है, तो दोस्तों हमें भी खुशी होगी और आप सबको भी खुशी होगी। तो इसलिए आप चाहते हैं कि हम आपके लिए एक अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें, एक से अच्छी चीज़ ढूंढ कर ला के आपको दें। तो जैसे मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप उस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, जितना ज़्यादा प्रयास करें उस वीडियो को आगे शेयर करते रहें। बस हम आपसे यही एक चीज़ चाहते हैं और दोस्तों कुछ नहीं चाहते। ठीक है, बस आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं ग्रास एरर की। ठीक है, ग्रास एरर क्या होती है दोस्तों? ग्रास एरर में क्या कह रहा है कि यह त्रुटि उपकरण या मीटरों का उपयोग करने, ठीक है, उसका हम प्रयोग करते हैं, या माप की गणना करने या डेटा परीक्षणों को करने में जो गलती होती है, उस गलती के कारण जो एरर होती है वो एरर हमारी क्या होती है? ग्रास एरर।
तो ये सब चीज़ें करता कौन है? वो करेगा तो ह्यूमन ही। तो ये सब चीज़ें जो ह्यूमन मिस्टेक के कारण होती हैं, वही एरर हमारी क्या कहलाती है? ग्रास एरर कहलाती है। तो या उपकरण में खराबी के कारण भी हो सकती है। हो सकता है कभी इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि स्प्रिंग खराब है, तो उसके कारण जो एरर आएगी, ठीक है। ये रही हमारी ग्रास एरर। आइए हम बात देखिए तो सिस्टमेटिक एरर, इसे बोलते हैं हिंदी में व्यवस्थित एरर, ठीक है। तो हमने आपको समझाया हर चीज़ें से, बस आपको डिफिनीशन यहाँ पे देखनी है क्या, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होती है कि मापने की डिवाइस, जो हमारी मापन की डिवाइस है, उसके गलती के कारण होने वाली त्रुटियों को सिस्टमेटिक एरर के रूप में जाना जाता है। तो मापन उपकरण को सही करके इस त्रुटि को ठीक किया जा सकता है। मतलब जो हमारी सिस्टमेटिक एरर है, वो 3 एरर हमने बताया था अभी। तो जो एरर होती हैं, उन एरर को हम ठीक करके जो है इस उपकरण को ठीक कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत हमें 3 एरर पढ़ी थी, ठीक है। इन्वायरमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। तो इन तीनों एरर को अगर हम ठीक कर लेंगे तो हमारी सिस्टमेटिक एरर क्या होगी? ठीक हो जाएगी। तो इसीलिए सिस्टमेटिक एरर को हमने क्या बताया था कि जीरो एरर भी कहते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि शून्य त्रुटि एरर किसको बोलते हैं, या जीरो एरर क्या है, ठीक है। तो हमारी जो सिस्टमेटिक एरर है वही हमारी जीरो एरर है या शून्य त्रुटि है, ठीक है। आइए हम देखते हैं इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल एरर में दोस्तों क्या कि उपकरण की कुछ बाहरी स्थितियों, ठीक है, उपकरण की कुछ बाहरी स्थितियों जैसे दबाव, प्रेशर से बोलते हैं, टेम्परेचर, आर्द्रता या चुंबकीय क्षेत्रों के कारण होने वाली त्रुटि को हम इन्वायरमेंटल एरर कहते हैं। हमने बताया था कि अगर कोई लैब है तो उस लैब का टेम्परेचर बहुत अधिक है। जब टेम्परेचर बहुत अधिक होगा तो इंस्ट्रूमेंट, जो उसमें इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ठीक से कार्य नहीं करेंगे। तो आपने देखा भी होगा, जो लैब वैब देखे होंगे, अगर आप लैब में कभी गया होगा आप, तो आप देखे होंगे कि हर लैब में क्या लगा होता है? एसी कंडीशनर, एयर कंडीशनर लगा होता है, ठीक है। एसी लगी होती है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, ठीक है, कि इस पर सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे तरह से वर्क करते हैं। तो इसीलिए कि इस एरर को बचाने के लिए टेम्परेचर रूम को अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है, रूम के टेम्परेचर को, ठीक है। वहाँ पर किसी प्रकार का प्रेशर ना हो, इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे ह्यूमिडिटी ना हो, आर्द्रता ना हो, उस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है। ये भी ध्यान दिया जाता है कि वहाँ पर कोई चुंबकीय शक्ति आसपास मौजूद ना हो, क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर चुंबकीय शक्ति होता है कि आप अगर मान लो आपके पास एनालॉग, ठीक है, एनालॉग मल्टीमीटर से आप वोल्टेज माप रहे हो, आपके राइट साइड में मैग्नेटिक है, ठीक है, तो क्या होगा कि उस मैग्नेट के कारण जो उसका पॉइंटर होगा, जो स्केल होगी उसकी, वो क्या करेगा? वो उस मैग्नेट की तरफ आकर्षित होगा, तो वहाँ भी रीडिंग आपकी त्रुटि आएगी। तो इसी चीज़ों को दूर करने के लिए ही वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आती है। अगर इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखें, इन सब चीज़ों को हम दूर कर लें, तो इस इन्वायरमेंटल एरर को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है? यह एरर इंस्ट्रूमेंट में होने वाली खराबी, मतलब जो डिफेक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट में डिफेक्टिव पार्ट होते हैं, उसके कारण जो होने वाली एरर होती है वो हमारी इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। या लोडिंग इफेक्ट के कारण जो एरर होती है वो हमारी क्या होती है? इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। तो लोडिंग इफेक्ट मैंने आपको बताया था। डिफेक्टिव पार्ट क्या होता है? उन्होंने बताया था डिफेक्टिव पार्ट में क्या होता है कि अगर मेरा पॉइंटर लगा है, पॉइंटर में कोई खराबी है, या आपकी जो स्प्रिंग के माध्यम से, क्योंकि देखिए पॉइंटर में बताया था, अभी तो खैर शुरुआत है दोस्तों, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। पॉइंटर में क्या होता है कि 2 प्रकार के टार्क करते हैं, एक होता है डिफ्लेक्टिंग टार्क और एक होता है टीसी, इसे बोलते हैं स्प्रिंग की, जो स्प्रिंग के अंदर का जो टार्क उत्पन्न होती है, ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टार्क। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है? इसे वो प्राइमरी टार्क होता है जो कि हमारे पॉइंटर को चलाने के लिए ही प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इन सब के कारण जो त्रुटि आएंगी वो त्रुटि क्या कहलाएगी? इंस्ट्रूमेंटल। मान चलो कि स्प्रिंग में कोई त्रुटि आ गई, स्प्रिंग के कारण जो त्रुटि आ रही तो उसका टार्क जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब त्रुटियां, अगर स्प्रिंग खराब है या उसका पॉइंटर खराब है या उसका कुछ और कोई चीज़ें, इंटरनल पार्ट जो खराब होते हैं, वो सब एरर क्या आती है? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंतर्गत आती है। मतलब अगर मेरे इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी है, उसके कारण अगर हमारी रीडिंग ठीक से नहीं आ रही है, तो जो हमारी एरर होगी वो इंस्ट्रूमेंट एरर कहलाएगी, ठीक है। हम आशा करते हैं कि आपको इंस्ट्रूमेंटल एरर भी समझ में आई होगी। आइए हम बात करते हैं हम ऑब्जर्वेशनल एरर की। एक क्या दोस्तों? ऑब्जर्वेशनल एरर।
ऑब्जर्वेशनल एरर को हम पैरालैक्स एरर भी कहते हैं, हमने आपको बताया था शुरू में भी। उसकी डिफिनीशन को आप देखते चलिए। इस प्रकार की एरर इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग में आने वाली एरर होती है, ठीक है, जो हमारी ऑब्जर्वेशनल एरर या पैरालैक्स एरर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि इस प्रकार का जो एरर होती है, इसमें क्या होता है कि रीडिंग में आने वाली एरर, इस एरर को दूर करने के लिए हम अत्यधिक सटीक मीटर की आवश्यकता होती है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट सबसे अधिक एक्यूरेट हो, उसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम ऑब्जर्वेशनल एरर या पैरालैक्स एरर को दूर कर सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे। रैंडम एरर है, हमने रैंडम एरर को समझाया, ठीक है। तो रैंडम एरर देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की बड़ी संख्या में रीडिंग के औसत को लेकर इन त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि रैंडम एरर में क्या होता है कि लार्ज सैंपल ऑफ डाटा, ठीक है, बहुत अधिक संख्या में अगर किसी रीडिंग को हम लें तो उसकी अगर हम औसत लेते हैं, एवरेज लेने के बाद जो हमको रीडिंग निकल के आती है, वो रीडिंग हमारी जो एरर आती है वही हमारी एरर क्या कहलाती है, रैंडम एरर कहलाती है, ठीक है। तो मैंने बताया था जैसे कि लैब है, एक लैब में 50 स्टूडेंट हैं, अगर 50 स्टूडेंट हैं उस लैब में कार्य कर रहे हैं, अगर उनको एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं और सबकी रीडिंग अलग अलग आ रही है, तो जो सबकी रीडिंग अलग अलग आ रही है वही रीडिंग हमारी क्या है, वो रैंडम एरर है। उस एरर को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, उसका एवरेज लेते हैं, एवरेज लेने के बाद जो एक एरर आती है वो एरर हमारी क्या होती है, रैंडम एरर होती है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। अब दोस्तों हम आ गए किस पे, रिलेटिव एरर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है रिलेटिव एरर। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके लिए, ठीक है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के अंतर को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। जो हमने आपको एरर की डेफिनेशन दी थी वही एरर को रिलेटिव एरर या सापेक्षिक त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि रिलेटिव एरर जो होती है वो मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का जो अंतर होता है वही कहलाता है क्या, रिलेटिव एरर कहलाता है, ठीक है। तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर का जो फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों, इस पर कई न्यूमेरिकल आते हैं लगाने के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये फार्मूला आप याद रखें। तो रिलेटिव लिमिटिंग एरर का जो फार्मूला होता है वो मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, या इसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू अपान ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपान एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटिव लिमिटिंग एरर का फार्मूला है, इसे आप याद रखें, ठीक है। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल कराते हैं, आइए देखते हैं आगे। परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ठीक है। क्या है, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर की हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वही रहेगा मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू अपान ट्रू वैल्यू इंटू 100 लगा देते हैं। परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए क्या हो जाता है, परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर। तो क्वेश्चन बहुत आता है इस फार्मूले पे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा किसी वोल्ट मीटर की मेजर्ड वैल्यू 120 वोल्ट है तथा उसकी एक्चुअल वैल्यू 100 वोल्ट है। जो हमारी एक्चुअल वैल्यू और हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो 100 वोल्ट है, लेकिन जब मेजर्ड कर रहे हैं तो हमको मेजर्ड करने के बाद 120 वोल्ट मिल रहा है, तो उसकी हमको ज्ञात करना है प्रतिशत रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ठीक है। तो प्रतिशत रिलेटिव लिमिटिंग एरर क्या होगी, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दिया हुआ मेजर्ड वैल्यू, हमने बताया था मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है, मेजर्ड वैल्यू मान 120 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो एक्चुअल वैल्यू का मान दिया हुआ है कितना, 100 वोल्ट, ठीक है। और परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर, ठीक है, हमको क्या करना है, काउंट करना है। एप्सिलॉन आर से प्रोसेस करते हैं, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ दोस्तों, देखा आपने, मेजर्ड वैल्यू दी हुई है 120, एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 100, हमने फार्मूला लगा दिया वही परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर का, जिसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू अपान एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। तो इस फार्मूला दोस्तों याद रखें, न्यूमेरिकल जैसे दिखाया आपको ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो हमने 120 में से 100 अपान 100 को माइनस किया तो 20 अपान 100 आ गया, तो 100 से तो 100 कट गया, लेकिन जो हमारा एरर आई, कितनी एरर आई, 20% की एरर आई, ठीक है। तो परसेंटेज रिलेटिव लिमिटिंग एरर कितनी आई,
20% आई। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले बेस पे न्यूमेरिकल होते हैं इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल आपको फार्मूले बेस पे मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे कि आप देखोगे और तुरंत आप सॉल्व कर लोगे। बस क्या करना है कि आपको जो मैंने थ्योरी सिखाई उस थ्योरी को आपको याद रखना है। एरर जो हमने बताया वो एरर क्या होती है, जो टर्मिनोलॉजी बताई उन टर्मिनोलॉजी को याद रखना, शब्दावलियाँ हमने बताया आपको, ठीक है। उन सब चीज़ों को याद रखना क्योंकि डायरेक्ट उसी फार्मूले पे मतलब उसी शब्दावली पे ही दे देता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछ लेगा ग्रास एरर पे किसके अंतर्गत आती है, एक ग्रास एरर किसके अंतर्गत होती है, इंस्ट्रूमेंटल किसके कारण होती है, तो ऐसे सब क्वेश्चन बना लेता है। वो कौन सी एरर है जो टेम्परेचर, प्रेशर और आर्द्रता के कारण होती है, ऐसे क्वेश्चन बना देगा एग्जामिनर। वह कौन सी एरर है जो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी या आर्द्रता के कारण, ठीक है, होती है, वो कौन सी एरर है। तो आपको पता होना चाहिए। अगर थ्योरी आपको याद है तो आप बता दो कि सर वो कौन सी, वो इन्वायरमेंटल एरर है या पर्यावरणीय दोष है, त्रुटि है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल सा एग्जामिनर बनाता है। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों एक फार्मूला और भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। क्या है, एरर एट रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। हमको क्या करना है कि ये जो फार्मूला है एरर एट रिक्वायर्ड वैल्यू, त्रुटि के लिए कितनी वैल्यू हमको ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि फुल स्केल वैल्यू इंटू फुल स्केल एरर अपॉन रिक्वायर्ड वैल्यू। फार्मूला इसका क्या है, एरर एट रिक्वायर्ड वैल्यू का फुल स्केल वैल्यू एंड फुल स्केल एरर अपॉन रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है फार्मूला। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है कि एक स्टेबलाइजर, ठीक है, हमारा एक स्टेबलाइजर है, उसकी फुल स्केल वैल्यू कितनी दी गई है 440 वोल्ट। फुल स्केल वैल्यू कितनी दी गई है 440 वोल्ट, ठीक है। और उसकी फुल स्केल एरर कितनी दी गई है, फुल स्केल एरर दी गई है 1%, ठीक है। एप्सिलॉन हमारा मान दिया गया है 1%, ठीक है। आपको क्या करना है कि 220 वोल्ट मेजर्ड करने के लिए कितना एरर शो होगा, हमको 220 वोल्ट मेजर करना है, उसके लिए कितनी एरर शो होगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला आप ये देख लीजिए, यही क्या है कि फुल स्केल वैल्यू इंटू फुल स्केल एरर अपान रिक्वायर्ड वैल्यू। तो 440 ये है, 1% की एरर है, 220 हमको रिक्वायर है, तो एरर कितनी होगी, इस चीज़ को रख के आप ज्ञात कर सकते हो। तो आइए देखो हमने लगाए हैं, इसे सॉल्व किए हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं क्या किया कि एरर हमको ज्ञात करनी है, रिक्वायर्ड एरर जो है हमारी वो 440 वोल्ट है, फुल स्केल एरर 1% है और रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी थी 220 वोल्ट। तो 220 हमने 0 से 0 काटा, 22 के 22 दूना 44, 2 बार गया, तो 2 × 1 मतलब 2% हमको एरर मिली। तो हमारी जो रिक्वायर्ड एरर आई कितनी 2% एरर आई। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन देता है, हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मेन क्या है दोस्तों, मेन फार्मूला है। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप इंस्ट्रूमेंट के हर न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। आइए देखते हैं आगे। हम बात करते हैं दोस्तों एक्यूरेसी की, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होती है ये हम समझते हैं। तो किसी मापन यंत्र से प्राप्त माप उस राशि के वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई हमारी एक वैल्यू है, ठीक है, उसके निकट, उसके क्लोजेस्ट जितनी होगी वही हमारी क्या होगी, एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को समझें। किसी मापन यंत्र से प्राप्त माप उस राशि के वास्तविक मान या ट्रू वैल्यू के जितना अधिक निकट होता है, मापन यंत्र उतना ही यथार्थ या एक्यूरेट होता है, ठीक है। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट कोई है 2 वोल्ट मेजर करता है, ठीक है, और इस 2 वोल्ट के पास जो हमको मैक्सिमम जिसकी एकदम क्लोजेस्ट वैल्यू हमको देगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। अगर हमको 2 वोल्ट मेजर करना है, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, अगर वो 1.99 देता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एकदम एक्यूरेट है, क्योंकि 2 के एकदम एक्यूरेट है। अगर 2 हमको मेजर करना है, 2 ही वोल्ट अगर हमको दे तो 100% उसकी एक्यूरेसी है। लेकिन आप जानते हो कि कोई चीज़ आइडियल नहीं होती है, ठीक है। हर इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा ना थोड़ा दोष होता ज़रूर है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम आइडियली नहीं कह सकते कि एकदम करेक्ट है, ठीक है, थोड़ा ना थोड़ा दोष उसमें रहता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट इस वैल्यू के एकदम पास में होगा
वही उसकी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, आइए इसको अभी हम आपको समझाएंगे और अच्छे से। बस डिफिनीशन आपने देखा एक्यूरेसी की, क्योंकि दोस्तों इस पर भी क्वेश्चन आता है एक्यूरेसी पे। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे आपको स्टेटमेंट लिख देगा, पूछ लेगा ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, तो आपको बताना रहेगा वो एक्यूरेसी है। तो क्या है, किसी मापन यंत्र से प्राप्त माप उस राशि के वास्तविक मान के जितना निकट होता है, मापन यंत्र उतना ही यथार्थ या उतना ही एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम आगे। बात करते हैं प्रिसीजन की, इसे बोलते हैं परिशुद्धता। ठीक है, तो परिशुद्धता या प्रिसीजन क्या होता है कि किसी मापन प्रणाली की परिशुद्धता का अर्थ है कि कई बार अपरिवर्तित स्थितियों में उसी राशि का मापन करने पर प्राप्त मान एक निश्चित मान के कितना आसपास बने रहते हैं। ठीक है, अगर मान चलो कि हमको 2 वोल्ट मेजर करना है, हम बार बार मेजर करते हैं। ठीक है, बार बार मेजर करने के बाद हमको एक ही वैल्यू मिले इसी के आसपास, तो वही होती है हमारी प्रिसीजन। अगर हमने मेजर किया तो इसी के आसपास की निकटतम वैल्यू हमको मिले बार बार। ठीक है, 1.8, 1.97, 1. ठीक है 96, अगर मतलब कि अगर हमको इसी के आसपास की वैल्यू अगर बार बार मिलती है तो वही क्या कहलाती है, परिशुद्धता कहलाती है। ठीक है, तो अतः परिशुद्धता को बोलते हैं क्या, पुनरुत्पादक या रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, तो परिशुद्धता को हम क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आप आशा करते हैं कि आपको प्रिसीजन भी समझ में आया होगा और एक्यूरेसी भी समझ में आई होगी। आइए इसे हम विस्तार से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बेहतरीन पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखें। क्या है कि यदि किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रिसीजन अधिक है तो हम यह नहीं कह सकते कि उसकी एक्यूरेसी भी अधिक होगी, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोस्तों एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो हमें ये नहीं कह सकते कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन बहुत अधिक है तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी अधिक होगी। ठीक है, तो बात करते हैं हम। देखिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, इसकी ट्रू वैल्यू कितना है। ठीक है, बीच में, क्योंकि हमेशा सेंटर पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सेंटर में हमने क्या रखा है, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। हमने मेजर किया इंस्ट्रूमेंट से तो हमको इसके आसपास यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो हम यह नहीं कह सकते कि ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। क्यों, क्योंकि हमारी जो वैल्यू है उस एक्चुअल वैल्यू के पास में कोई रीडिंग नहीं है। जो रीडिंग क्या है, दूर दूर है। ठीक है, मतलब अगर हमको 3 वोल्ट मेजर करना है तो रीडिंग कोई 1 वोल्ट दे रही है, कोई 4 वोल्ट दे रही है, कोई 3 वोल्ट दे रही है, 3 वोल्ट नहीं दे रही है। ठीक है, 2 वोल्ट दे रही है। मतलब कि हमको इस 3 वोल्ट के आसपास कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। जब आसपास ऐसे कोई रीडिंग नहीं मिलेगी तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहेंगे कि ना तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज है और ना ही इंस्ट्रूमेंट वो एक्यूरेट है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं। ठीक है, कि हमें एक्चुअल वैल्यू हमारी मिडिल में है। ठीक है, हमारी जो ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट किया। मेजरमेंट करने के बाद हमको देखिए पास ये रीडिंग मिली। ठीक है, ये तीनों रीडिंग पास मिली तो हम इसको कह सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए एक्यूरेट तो उस कंडीशन में होगा जब हमको अगर 2 हमको मेजर करना है तो 2 के एकदम पास। ठीक है, एकदम पास मतलब 1.99 अगर देता है तो हम मानते हैं कि वो मोर एक्यूरेट है, बहुत अधिक सटीकता है उस इंस्ट्रूमेंट की। लेकिन यदि वो 2 के एकदम पास में दे रहा है, ठीक है, 1.96 दे रहा है, 1.95 दे रहा है, 1.94 मिल रहा है, बार बार मेजर करने पर अगर ऐसी वैल्यू दे रही है तो मानते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या, ये इंस्ट्रूमेंट तो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब इसकी बात करते हैं। हमने देखिए अब तीनों रीडिंग हमको कहाँ मिल रही है, एकदम मिडिल मिल रही है, ट्रू वैल्यू के एकदम पास मिल रही है। ठीक है, तीनों रीडिंग क्या है, ट्रू वैल्यू के एकदम पास मिल रही है। जब ट्रू वैल्यू के एकदम पास मिलेगी तो उसे हम कह सकते हैं को प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमको एकदम निकटतम वैल्यू देता है और बार बार रीडिंग लेने के बाद हमको वही रीडिंग बार बार मिलती है तो हम क्या कहेंगे कि वह इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। तो मेरा जो समझाने का मतलब था, प्रिसीजन और एक्यूरेसी दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अगर इस चीज़ को, ठीक है, जो मैं समझाने का प्रयास किया आपको, यदि आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
सर आपने जो समझाया वो बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन क्या होता है? ठीक है, तो रिजोल्यूशन को हम समझते हैं, पहले इसके हम डेफिनेशन को देखते हैं। यदि किसी इनपुट में छोटा सा छोटा चेंज करने पर वह इंस्ट्रूमेंट उस रीडिंग को रीड कर लेता है तो वह उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन करेगा। ठीक है, यदि कोई इंस्ट्रूमेंट है वो मेजर कर रहा है और उसमें हम एकदम सूक्ष्म परिवर्तन करते हैं, थोड़ा भी चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करने के बाद भी वह इंस्ट्रूमेंट उस रीडिंग को पढ़ लेता है तो उसे बोलते हैं क्या कि उस इंस्ट्रूमेंट का रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? रिजोल्यूशन का फार्मूला क्या होता है कि R = 1/10⁹ 10⁻n होता है दोस्तों। तो n क्या होता है? नंबर ऑफ बिट्स की संख्या होती है। ठीक है, तो हमारा क्या है? रिजोल्यूशन का फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल आता है दोस्तों। इस फार्मूले को आप याद रखें। दे देगा कि 4 बिट वाले मल्टीमीटर का रिजोल्यूशन कितना होगा, तो आपको बताना रहेगा, तो आप इससे आप निकाल लोगे। हम बात करते हैं, ठीक है, एक कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि अगर 3 बिट का कोई मल्टीमीटर है, उसका हम रिजोल्यूशन ज्ञात किए तो 10⁻³ हो गया। जब 10⁻³ मतलब 1000 से हम भाग देते हैं तो 0.001 के आसपास आया। ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर रहा है? वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है 0.435। ठीक है, हमने कितना चेंज किया? हमने इतना चेंज किया। कितना चेंज किया? 0.001 का चेंज किया, सूक्ष्म परिवर्तन हमने किया। जब ये परिवर्तन करने के बाद यदि मीटर हमारा इतना चेंज को पढ़ ले रहा है, मतलब हमको रीडिंग क्या दे रहा है? 436। मतलब अगर 0.001 का चेंज करने के बाद वो हमको रीडिंग, जो हम पहले वाली रीडिंग है, ठीक है, 0.435 जो रीडिंग है उसमें 0.001 भी ऐड करके हमको रीडिंग दिखा रहा है 0.436। इसका मतलब क्या है? उस इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन बहुत ही अच्छा है। ठीक है, यदि सूक्ष्म परिवर्तन करने बाद, एकदम थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद भी अगर इंस्ट्रूमेंट उस रीडिंग को रीड कर लेता है तो वही इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको रिजोल्यूशन भी समझ में आया होगा। ठीक है, इस पर दोस्तों क्या होगा कि ये चीज़ें जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, जो शब्दावलियाँ आपको बताई, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ठीक है, रिजोल्यूशन, ये सभी क्या होगा कि जब अभी हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, हर इंस्ट्रूमेंट के रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, हर इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे, हर इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन के बारे में पढ़ेंगे, उनमें जो एरर होती हैं हर इंस्ट्रूमेंट की एरर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों को मैंने पहले बता दिया कि आप इन सब चीज़ों को समझ लें। रिजोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, या एक्यूरेसी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम सेंसिटिविटी की। ठीक है, इसे बोलते हैं सुग्राह्यता। ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उठते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या है? तो किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में चेंज करने पर, किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में चेंज करने पर उसके आउटपुट में होने वाले चेंज या बदलाव का जो रेशियो होता है, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं? उसकी सेंसिटिविटी कहते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? बहुत अच्छी डेफिनेशन है, आपसे समझने का प्रयास करें। यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के इनपुट में चेंज करने के बाद और आउटपुट में होने वाला चेंज, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या कहलाएगा? उस इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों? पॉइंट है, इसे आप नोट करें। क्या कह रहा है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी जितना अधिक होगी उसकी एक्यूरेसी उतना ही अच्छी होती है। ठीक है, यदि इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करते हैं दोस्तों किसकी, जो हम सेंसिटिविटी को पता करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू क्या होता है? Δθ/Δi। ठीक है, Δθ/Δi। अगर कोई एक इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा पॉइंटर है, हमने इसमें पॉइंटर में चेंज किया। ठीक है, चेंज करने के बाद जो हमारा जो थीटा हुआ, ये जो एंगल हुआ, ये एंगल भी चेंज हुआ, तो Δθ/Δi। तो ये हमारा क्या है? ये सेंसिटिविटी। मतलब हमने जो इनपुट थी हमारी, जो आई करंट थी, उस आई करंट को हमने बढ़ाकर I1 किया, मतलब I1 से हमने क्या किया? I2 किया। तो इसके बीच में जो एंगल के बीच में जो डिफरेंस आया, क्योंकि जो हमारा पॉइंटर, क्योंकि जो चेंज किसके बीच में आएगा? चेंज तो हमारे उस पॉइंटर के बीच में आएगा ना। अगर पॉइंटर मान चलो यहाँ पे माप रहा है कितना, 5 एम्पियर माप रहा है, फिर हमने क्या किया? इस पॉइंटर को हमने चेंज किया, हमने इनपुट चेंज की,
तो इसके बीच का डिफरेंस कितना आया, जो आउटपुट मिलेगा 5 अगर एम्पियर नाप रहा होगा तो चेंज किया हमने क्या हुआ 10 एम्पियर। तो स्केल कहाँ गया, स्केल मेरा यहाँ आया। जब यहाँ स्केल आया तो इसके बीच का जो एंगल रहा होगा, अगर एंगल यहाँ पे 0 डिग्री रहा होगा तो इसके बीच में कुछ एंगल बना, मतलब 0 से क्या हुआ, 0 से थीटा हुआ। तो इसके बीच में जो चेंज आया वो चेंज ही हमारी क्या कहलाई, स्टेबिलिटी। तो इनपुट और आउटपुट के चेंज में जो अंतर आएगा, जो चेंज आएगा, वही चेंज का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, स्टेबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं दोस्तों, सेंसिटिविटी। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको सेंसिटिविटी समझ में आई होगी। दोस्तों हम आशा करते हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आज का अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट हो आप, जितने भी स्टूडेंट हो आप, यूपीआईएल की तैयारी कर रहे हो, सभी लोग, सभी के पास इस वीडियो को पहुँचाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर हर कैंडिडेट या हर स्टूडेंट सिर्फ 10 बच्चों को जोड़ता है, इस मेरा वीडियो को 10 लोगों को पहुँचाता है, तो हमें थोड़ा खुशी होगी कि हाँ मेरे जानने वाले, मतलब कि हमको जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी और लोग हमारी दी हुई नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आप मेरी बातों से सहमत होंगे। सहमत होंगे दोस्तों तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हम कल स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल का टॉपिक देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।